बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक पाकिस्तान के साथ मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा इजलास से खिताब किया। उन्होंने भारत को एक बार फिर अमन मुज़ाकरात की पेशकश की है, कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की बात की है, अहले फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाई है, इसराइली बर्बरियत की मज़म्मत की है, फ़लस्तीन की आज़ादी और गज़ा में जंगबंदी की अपील की है। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत ने जारियत की तो उसे भरपूर जवाब दिया गया। बर्तरी के बावजूद अमरीकी सदर ट्रंप की मुदाखलत पर जंगबंदी की। वज़ीर आज़म ने कहा, हम भारत से जंग जीत चुके हैं, अब अमन के ख़्वाह हैं। उन्होंने भारत को पेशकश की कि तमाम हल तलब मसाइल पर जामे और नतीजा खेज मुज़ाकरात किए जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि सिंतास मुआहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल करना मुआहिदे की शिकों और बैनुल अक़वामी कानून के खिलाफ है। उन्होंने कहा, पाकिस्तानी अवाम का पानी पर हक है और उस हक का दिफा किया जाएगा। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ भी इज़हार यकजहती किया और कहा, एक दिन वादी में भारत का जुल्म सितम मुकम्मल तौर पर रुक जाएगा और कश्मीरी अपना बुनियादी हक़ खुद इरादियत हासिल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर इसराइल की भी मज़म्मत की। उन्होंने फ़लस्तीन को एक खुद मुख्तार रियासत बनाने के लिए पाकिस्तान की हिमायत का इयादा किया। शहबाज शरीफ ने कहा, फ़लस्तीन अब मज़ीद इसराइली बेड़ों में नहीं रह सकता। उन्होंने दोहा पर इसराइल के हालिया हमले पर भी तनकीद की, जिसमें हमास के रहनुमाओं को निशाना बनाया गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अफगानिस्तान में अमन खित्ते में अमन के लिए ज़रूरी है और वो ये भी उम्मीद करते हैं कि अफगान हुकूमत दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। अब इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ सरदार मसूद खान अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब रह चुके हैं, चाइना में भी पाकिस्तान के सफ़ीर रह चुके हैं, और उसके साथ साथ साजिद तारड़ साहब जो कि साबिक़ मुशीर हैं डोनाल्ड ट्रंप के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद तारड़ साहब, पाकिस्तान मरकज़े निगाह रहा आज, क्योंकि जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की बुनियानुल मरसूस के बाद पजीराई हुई, उसके साथ साथ फिर जिस तरह सऊदीया के साथ एक डिफेंस पैक्ट साइन हुआ, और उसके अलावा भी पाकिस्तान का जिक्र पूरी दुनिया के अंदर किया जा रहा है मुख्तलिफ हवालों के हवाले से, वादरी के हवाले से। तो आज अमेरिकन कम्युनिटी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है और मुख्तलिफ थिंक टैंक्स वज़ीर आज़म की यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली में इस तकरीर को कैसे देखते हैं, और साथ ही साथ ये भी फरमाइएगा कि इससे क्या असर दोस्त ममालिक पर या दुश्मन ममालिक पर पड़ेगा। थैंक यू सो मच। मैं सारी इन चीज़ों पे बात करना चाहूँगा। पहले स्पीच से शुरू करते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच वाज वेरी वेल रिसीव्ड। जिस तरीके से उन्होंने सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स थे उनके बड़े ज़बरदस्त, और दुनिया के मसाइल इस वक्त जितने मसाइल हैं, चाहे वो कश्मीर है चाहे गजा है, हर एक के ऊपर उन्होंने बड़ी कम्प्रीहेंसिव बातें की। उन्होंने मुझे जो उनमें से कुछ चंद चीज़ें पसंद आई हैं मैं वो अर्ज करना चाहूँगा। अल्टीमेटली जब उन्होंने एक बच्ची हिंद रजब का जिक्र किया गाजा के अंदर के, वो एक बच्ची उन्होंने फोन कॉल की और वो बच्ची मारी गई, और उन्होंने फिर जिस तरह उसको रिलेट किया कि छोटे जो जनाजे होते हैं बड़े तकलीफ दे होते हैं। फिर उन्होंने जो बच्चा अब्बास जो मुजफ्फराबाद में जो भारत की जारियत की वजह से शहीद हुआ उसका जिक्र किया उन्होंने, और फिर उन्होंने बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान दहशत गर्दी का विक्टिम रहा है और कितना हमारा माली नुकसान हुआ। और फिर उन्होंने जो मजीद उसमें जो मैं समझता हूँ वेरी वेल रिसीव, उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ डायलॉग के लिए तैयार हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और इसका आगाज पहले भी जिस तरीके से पाकिस्तान को दहशत गर्दी का इल्जाम लगाया जाता है, मैं बताना चाहूँगा पहलगाम पे भी हमारे वजीर आजम थे जिन्होंने काकूल अकेडमी में खड़े होकर कहा था कि वी आर रेडी फॉर थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन। तो मेरे ख्याल में टुडे आज का दिन जो था वो पाकिस्तान का दिन था। और अब मैं प्रोटोकॉल की तरफ आना चाहूंगा कि हमारे वज़ीर आज़म साहब को वॉशिंगटन डीसी में रेड कारपेट, जहाज से उतरे जब तो रेड कारपेट वेलकम किया गया। और उससे बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ओवल ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मुलाकात से पहले, और जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हमारे दोनों लीडरान के लिए, उन्होंने कहा कि दुनिया के दो अजीम लीडर यहाँ पे आ रहे हैं। फील्ड मार्शल साहब के साथ उनका इंटरेक्शन पहले हो चुका है, और वो पहले भी अपने फीलिंग्स का इजहार कर चुके हैं कि किस तरीके से हमारे फील्ड मार्शल साहब ने 46 मिनट की बुनियानुल मरसूस में किस तरीके से पाकिस्तान को उन्होंने सुरखरू किया। आज उस 46 मिनट की जंग के बाद सारी दुनिया की सुपर पावर्स, ना सिर्फ अमेरिका, चाइना, आपने देखा होगा हमारे फील्ड मार्शल साहब, हमारे वजीर आजम प्रेसिडेंट जरदारी वहां गए और किस तरीके से उनका पुरतबाक इस्तकबाल किया जाता है। और ना सिर्फ शंघाई कॉन्फ्रेंस बल्कि परेड में
हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थे वो प्रेसिडेंट शी के कदम ब कदम साथ चल रहे थे। तो मैं ये समझता हूं कि जब आप कौम को एक डायरेक्शन देते हैं, जोश और वल्वला, पाकिस्तान को इस खुशखबरी की जरूरत थी। पाकिस्तान को, हमारे अवाम, हमारे पाकिस्तानियों के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, बहुत ज्यादा टैलेंट मौजूद है। हमें सिर्फ डायरेक्शन की जरूरत थी, हमें खुशखबरी की जरूरत थी, और दैट इज वाज गिवन ऑन द डे 10th मई। तो मैं समझता हूं कि आप देख रहे हैं, चाहे वो रेयर अर्थ मिनरल का प्रोजेक्ट्स हो, ऑयल प्रोजेक्ट्स हो, क्रिप्टो माइनिंग हो, चाहे अब डिफेंस की तरफ, डिफेंस जो है अब पाकिस्तान में एक इंडस्ट्री की तरह उभर रहा है। ना सिर्फ सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर और दूसरे कई ममालिक जो हैं वो भी दे आर लुकिंग इनटू साइनिंग द। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि जो बुनियानुल मरसूस के बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज, या जो पाकिस्तान को जिस तरह से मजीद इज्जत की निगाह से देखा जा रहा है या प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, वो बिल्कुल वाजे है। मैं सरदार मसूद खान साहब को शामिल करूंगा। सरदार मसूद खान साहब, आप मुस्तकिल मंदूब भी रह चुके हैं, यूएसए में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते रहे हैं, माजी की तकारीर या माजी के दौरों का भी आपने देखा, तो आप मुतमईन हैं जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ने जो वहाँ पर तकरीर की, ये सारे ख्याल किया, या आपको लगता है कि इसमें कुछ चीज़ें और एडअप हो सकती थी? जी बिल्कुल, मैं कहूँगा कि ये बाइस इत्मीनान है उनका बयान, और अक़वाम मुत्तहिदा के सामने, बैनुल-अक़वामी बरादरी के सामने ये बयान है, और ये पाकिस्तान के लोगों की ख्वाहिशात की अक्कासी करती है। और उन्होंने जो महसूस किया है बैनुल-अक़वामी सलामती के हवाले से, इलाक़ाई सलामती के हवाले से, माशी मामलात, मौसमी तग़य्युर, तो इन सब की उन्होंने जो है वहाँ नुमाइंदगी की है, भरपूर नुमाइंदगी की है। और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान का वर्ल्ड स्टेज पे एक बहुत ही अहम मौके पर, एक अहम मोड़ पे ये ख़िताब जो है किया गया है, और इससे जो है पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी बरादरी में या कमिटी ऑफ नेशंस में इज़्ज़त बढ़ी है। तारिक साहब, ये फरमाइएगा, जो भारत का जिक्र जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ने किया, उसको मुर्दे इल्ज़ाम भी ठहराया, वो तमाम तर वाक़यात भी बताए, ख़ासतौर पर वो ट्रेन का इंसिडेंट बताया कि किस तरह पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में भारत मुलव्वस है, और साथ साथ मुज़ाकरात की दावत भी दी, और एक बार फिर पहल की। इतने बड़े फोरम से भारत को मुज़ाकरात की दावत देना, आपको लगता है कि ये कोई तब्दीली लाएगा भारत के रवैये के अंदर? बिल्कुल, इसमें तब्दीली आनी चाहिए। इस वक्त अगर देखा जाए तो भारत कंप्लीटली आइसोलेशन का शिकार है। सिर्फ 2 ममालिक उसके साथ हैं भारत के, आप देख लें, एक अफगानिस्तान है, और वो तो आपको पता है अपनी हर आप सिंपैथीज जो पैसे देता है उसके साथ होते हैं। दूसरा कंट्री इजराइल है, वो उनके कस्टमर है, वो उनसे मुसलसल लेते हैं, हथियार लेते हैं, ड्रोन लेते हैं। तो मेरे ख्याल में इस वक्त देखा जाए तो भारत के पास कोई इस वक्त ऑप्शन नहीं है। उन्हें टेबल पे आना होगा, पाकिस्तान के साथ भी, अपने दूसरे पड़ोसी ममालिक के साथ और अमेरिका के साथ। आज आपने देखा होगा कि आज एक नया बयानिया आ चुका है कि जो मेडिसिन है, जो उनके ऊपर 100% टैरिफ लगा दिया है, और उसका सबसे बड़ा विक्टिम भारत होगा। $10 बिलियन का जो आज टीका लगा है, मेरे ख्याल में भारत को इस पे तवज्जो देनी चाहिए। सरदार मसूद साहब, आपको क्या लगता है इस तमाम तो सूरत हाल के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान पहली दफ़ा नहीं है, पाकिस्तान इससे पहले भी भारत की जो पाकिस्तान के अंदर उनकी कोशिशों को सबूताज करने की जितनी भी कार्रवाइयाँ थी उसको आलमी दुनिया के अंदर रजिस्टर करवाता रहा है, बताता रहा है, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान फाते होने के बावजूद मुज़ाकरात की दावत है और कह रहा है कि इस खित्ते के अमन के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। तो इस ऑफर को किस हद तक संजीदा लेना चाहिए भारत, और इससे क्या तब्दीली आ सकती है खित्ते में? देखिए, ये बॉल जो है वो भारत के कोर्ट में है, यानी जंग भी उसने की थी और बिला जवाज़ की थी, हमारे ऊपर जंग मुसल्लत की, हमने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, भारत को शिकस्त भी हुई, उसके बाद जग हसाई भी हुई, रसवाई हुई, फिर अमेरिका और उसके दरमियान भी फासले बढ़ गए। वो अभी तक बज़िद है कि वो किसी किस्म की खुशालसी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जब मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम अपने तनाज़ात को हल नहीं कर सकते। तो इस वक्त जवाब जो है हिंदुस्तान ने देना है, अमेरिका आमादा है, पाकिस्तान आमादा है, उसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा हमेशा से अपना रोल अदा करने के लिए तैयार रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने बारहा कहा है, लेकिन फ़रीक़ैन का राज़ी होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, फिर ये सदर ट्रंप और मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उन्होंने ये दरमियानी रास्ता भी बताया था कि ठीक है, हम मदद करेंगे, लेकिन आप किसी तीसरे मुल्क में जाके बैठ के बात कर लें।
और वहाँ जाके जो है अपने मामला तय कर लें। और उन्होंने कहा कि तिजारत का रास्ता इख्तियार करें। सदर ट्रंप जो तिजारत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो एक जामे इस्तिलाह है, उसमें उनका मतलब ये है कि आप तनाज़ात हल करें और माशी रवाबत बढ़ाएं, इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी ज़राअत में और न्यू टेक्नोलॉजीज़ में एक दूसरे के साथ ताउन करें, जिसके लिए पाकिस्तान अमेरिका बराह रास्त कोशिशें कर रहे हैं। उसी रास्ते पे वो हिंदुस्तान को भी चलने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान आमादा नहीं हो रहा, बल्कि वो जो है किसी तरीके से अमेरिका के लिए भी बहुत सी मुश्किलात पैदा कर रहा है। अच्छा तारड़ साहब, एक चीज़ तो ये बताइएगा, क्योंकि जब आपने देखा कि तकरीर का आगाज़ हुआ तो सबसे पहले नेतन्याहू ने तकरीर की और बड़ी शर्मिंदगी का बायस रहा उनके लिए, क्योंकि तकरीबन तमाम हॉल खाली हो गया था, तमाम ममालिक ने बाइकआउट कर दिया। फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब की तकरीर थी और उसमें वो तमाम ममालिक वापस आ गए और उस तकरीर को फिर सुना उनकी जानिब से। जो नेतन्याहू एक झूठ पर मबनी बयानियाँ लेकर चलता है, जिस तरह आज भी QR कोड रखा और यकतरफा बयानियाँ अपने आप को मजलूम साबित करने की कोशिश करता रहा है, आपको लगता है कि क्या इतने बड़े फोरम पर किसी भी किस्म की ये बात करना उसके हक में जाती है, और जिस तरह किस्म का रवैया रहा ये कितना खिलाफ जाता है? एब्सोल्युटली नॉट। आज दुनिया कन्विंस नहीं थी। आज नेतन्याहू ने बड़ी कोशिश की, ऑप्टिक्स के साथ मिलकर तस्वीरें, ग्राफ, सारे सामने चीजें रख के उसने अपने आप को मजलूम दिखाने की कोशिश की, लेकिन दुनिया भूली नहीं है जो जुल्म हो रहा है इजराइल की तरफ से गाजा में। और दूसरा बिलखसूस इसी बीबी नेतन्याहू का जो प्लान ग्रेटर इजराइल का है, वो लोग किस तरह भूल सकते हैं। आज अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पे लोगों का उठ के जाना नफरत का इजहार था, रिजेक्ट किया गया है आज। और मैं यहाँ पे एक और चीज भी ऐड करना चाहूंगा कि कतर पे जो इजराइल का हमला था उसकी वजह से आज अमेरिका भी शर्मिंदा है। अमेरिका की गुडविल भी जो है वो हर्ट हो चुकी है। आज अमेरिका भी जो है डैमेज कंट्रोल कर रहा है। आज मैं अर्ज करना चाहूंगा कि 8 मुसलमान मुल्कों का बैठ के जिसको नाम दिया जा रहा है अरब समिट, न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म के ऊपर अरब समिट कराना 8 लोगों का डैमेज कंट्रोल था जो उन्होंने किया है कतर में। आज अगर देखा जाए तो और आज एक और स्टेटमेंट आ चुकी है प्रेसिडेंट ट्रंप साहब की तरफ से कि वेस्ट बैंक के अंदर इजराइल की इंटरफेरेंस को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो दो आइडियोलॉजीज, दो मैं बताना चाहूंगा। एक, ना सिर्फ ग्रेटर इजराइल दुनिया रिजेक्ट कर चुकी है, अखंड भारत, और जो दूसरी तरफ वो नारा लगाया जाता है और जो हिंदुत्व का, बल्कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी तकरीर में उसका भी जिक्र किया है, ये दुनिया रिजेक्ट कर चुकी है। आज दोनों, इजराइल और भारत दोनों डार्क, एक मैं समझता हूं एक तारीख आइसोलेशन के अंदर मौजूद हैं, तन्हाई में जा चुके हैं। पूरी दुनिया के अंदर आप देखें कि पहले कभी हमारे मोदी साहब चाइना जाते हैं, जापान से होकर जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी रशिया जाने की ट्राई करते हैं। तो कंप्लीट आइसोलेशन है, दुनिया रिजेक्ट कर चुकी है। जुल्मों बर्बरियत की जो पॉलिसी है, जो एक रिलीजियस, खासकर अगर मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा कि टोटल इस वक्त बीजेपी की जो टोटल सियासत है वो एंटी इस्लाम, एंटी पाकिस्तान। जब भी इलेक्शन होते हैं आप देख लें, कोई ना कोई फ्लैग ऑपरेशन, कोई ना कोई झूठ का पलंदा एक खड़ा किया जाता है। दुनिया अब उसको अपनी क्रेडिबिलिटी ये लूज कर चुके हैं, दुनिया रिजेक्ट कर चुकी है। और आज जिस तरीके से नेतन्याहू, ना सिर्फ आज सारी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के लोग उठ के चले गए और उन्होंने खाली कुर्सियों से खिताब किया है, ठीक है, लेकिन इससे पहले एक और भी बड़ा जो कदम उठाया गया कि दुनिया की बड़ी बड़ी पावर, सुपर पावर्स, बल्कि यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन लोगों की तरफ से फलस्तीन को रिकॉग्नाइज करना एक बहुत बड़ा स्टेप, बिल्कुल बहुत बड़ा स्टेप है। मैं एक तो जिक्र आपने इन ममालिक का किया, लेकिन एक और भी जिक्र है। मैं जरा सरदार मसूद खान साहब से पहले जान लूं। मैं सरदार साहब आपसे ये जानना चाहूंगा कि पूरी दुनिया के अंदर भारत की दहशतगर्दी को भी रिकॉग्नाइज किया गया, वो कनाडा हो, वो USA हो, वो कतर के अंदर जासूसी करने का मामला हो। तो ये हम पहले भी कह चुके हैं, अब पूरी दुनिया भी इसका एतराफ करती है और ये रिकॉग्नाइज हो गया है। तो कैसे अब दबाव बढ़ाया जाए, क्योंकि हुकूमती सतह पर, जैसा तारड़ साहब ने जिक्र किया, हुकूमती सतह पर भारत नफरत फैलाता है अपनी कौम के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर जहर घोलता है।
बहुत से ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। एक तो पहला ऑप्शन हम इस्तेमाल कर चुके हैं, यानी दुनिया को आगाह किया है कि किस तरीके से बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित बल्तिस्तान में, सिंध में, पंजाब के बाज़ हिस्सों में भारत बराह रास्त दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस रहा है। उनका एक जो ऑपरेटिव था कुलभूषण यादव, वो हमारे ज़ेर हिरासत है पाकिस्तान ने। वो एक बहुत बड़े नेटवर्क का सरबराह था और भारत ने उससे कभी इनकार नहीं किया। वो हाजिर सर्विस एक फ़ौजी था। तो इस वक्त जो है भारत की फ़ौज और उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज दोनों पाकिस्तान को निशाना बनाती हैं दहशतगर्दी के ज़रिए। और उनके अड्डे जो है, आपने कतर का जिक्र किया, उनके अड्डे अफ़गानिस्तान और ईरान और खलीजी रियासतों में मौजूद हैं और उनकी निशानदेही हो चुकी है। तो हमने इस सिलसिले में जितने भी शवाहिद हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा में जमा करवाए हुए हैं, सिक्योरिटी काउंसिल में, जनरल असम्बली में, सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस में। उसके अलावा हमने यही शवाहिद जो है वाशिंगटन में दिए हुए हैं, ये दूसरी जगहों पे हमने जमा करवाए हुए जो इम्पोर्टेंट कैपिटल्स हैं। और जहाँ जहाँ भी ज़रूरत था, दूसरे 2-3 इक़दाम जो किए जा सकते हैं कि एक बाकायदा जो जिसको फॉर्मल शिकायत होती है, शिकायतनामा जो है वो हमें सलामती काउंसिल में दर्ज करवाना चाहिए। और इस वक्त 2 तरह की दहशतगर्दी हो रही है। एक बराह रास्त दहशतगर्दी जिसकी वजह से 2021 से अब तक हज़ारों सिविलियंस और सिक्योरिटी पर्सनल पाकिस्तान के अपनी जानें गंवा बैठे हैं। और दूसरा जो है, जो उसने आबी जाहिरियत की है, इसके सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा के स्टेज पे आवाज़ उठाई गई है। कोई मुज़ाकरे मुबाहसे हुए हैं, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर हिंदुस्तान को जवाबदेह ठहराना चाहिए। मल्टीपल ऑप्शंस पाकिस्तान के पास मौजूद हैं जिनको उठाया जा सकता है और जिनसे इस बात को रजिस्टर कराया जा सकता है मुस्तकिल तौर पर, जो भारत कर रहा है पूरी दुनिया के अंदर। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ साजिद तारिर साहब, साबिक मुशी डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे, और सरदार मसूद खान साहब, साबिक सफ़ीर पाकिस्तान मौजूद थे। दोनों का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे गजा की मौजूदा सूरत हाल पर और क्या 3 मुमकिन हल पेश किए जाने, उस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अरब ममालिक को पेश किए जाने वाले गजा अमन मंसूबे को अरब ममालिक समेत पूरी दुनिया में पजीराई मिलती नजर आ रही है। गजा के हवाले से सामने आने वाली खबरों का जायजा लें तो 3 मंसूबे सामने आते हैं। आज अक़वाम मुत्तहिदा में अपने खिताब में नेतन्याहू ने गजा में अमन को हमास के हथियार डालने से मशरूत कर दिया। दूसरा मंसूबा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का है, जिसमें 21 नकात पेश किए गए हैं। आलमी खबरसा इदारे एक्सियोस के मुताबिक ट्रंप मंसूबे के अहम नकात में पहला नुक्ता हमास के पास मौजूद तमाम यरगमालियों की रिहाई है। दूसरा नुक्ता गजा में मुस्तकिल जंगबंदी। तीसरा नुक्ता गजा की पट्टी से इसराइली फौज का बदतदरीज इनखला। चौथा नुक्ता हमास के बगैर गजा का इंतजाम और इंसराम। पांचवा नुक्ता गजा में अरब और मुसलमान ममालिक की अफवाज की तैनाती। छठा नुक्ता गजा की तामीर नौ और नए इंतजाम के लिए अरब ममालिक से माली मदद। और आखिर में गजा के इंतजाम में किसी हद तक फलस्तीनी अथॉरिटी की शिरकत। अमरीकी सदर की जानिब से पेश किए गए मंसूबे को मुस्लिम और अरब ममालिक की जानिब से पजीराई मिल रही है। इस मंसूबे पर 7 मुस्लिम और अरब ममालिक के रहनुमाओं ने एक मुश्तरका बयान में कहा था कि हम सदर ट्रंप के साथ ताउन के लिए पुरअज़्म हैं और उनकी क़यादत को इस खित्ते में जंग के खात्मे और एक मुनसिफाना और देरपा अमन के लिए अहम करार देते हैं। गजा में अमन के हवाले से तीसरा मंसूबा अरब ममालिक की जो तजावीज़ की सूरत में सामने आ रहा है, जो मुस्लिम ममालिक की जानिब से गजा में अमन को यकीनी बनाने के लिए जरूरी करार दी जा रही हैं, जिन्हें मुसलमान मुल्कों का अमन मंसूबा भी करार दिया जा रहा है। इसमें नंबर 1, इसराइल मगरबी किनारे या गजा के किसी हिस्से को इसराइल में जम नहीं करेगा। इसमें नंबर 2 पॉइंट है कि इसराइल गजा पर दोबारा कब्जा नहीं करेगा। नंबर 3 पॉइंट यह है कि इसराइल गजा में नई आबादियां कायम नहीं करेगा। और नंबर 4, इसराइली मस्जिद अक्सा की मौजूदा हैसियत को छेड़ने से बाज रहेगा। नंबर 5, गजा के लिए फौरी इमदाद की फराहमी शुरू कर दी जाएगी। इन तजावीज़ के बाद अमरीकी सदर ने इसराइल को मजीद किसी भी इलाके को इसराइल में जम करने की शदीद मुखालिफत की है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने ऐसी किसी कोशिश को नाज़रीन, इसराइल की जानिब से दरिया उर्दन के मगरब में किसी भी इलाके को जम करने की कोशिशों पर सऊदी अरब समेत दीगर मुसलमान ममालिक की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाने का इंदिया दिया गया है। अरब ममालिक की जानिब से मगरबी उर्दन के इलाकों को जम किए जाने पर तहफ़्फ़ुज़ात इसलिए जाहिर किए जा रहे हैं क्योंकि इसराइली वज़रा इन इलाकों को जम करने का इंदिया दे चुके हैं और नेतन्याहू भी इन इलाकों में किसी भी किस्म की फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की शदीद मुखालिफत कर चुके हैं।
इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए फ़लस्तीनी सहाफ़ी जलालुल फराह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जलाल साहब, ये फरमाइएगा, बहुत सी बातें हो रही हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, और ये आज नहीं, इससे पहले भी हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप कभी AI की वीडियो मंजर-ए-आम पर लाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर हम इस इलाके को जो है जदीद तरीन इलाका बनाना चाहते हैं और फिर गजा के लोगों के मुस्तकबिल का फैसला किया जाता है। आपको लगता है जिस हद तक बात हो रही है और ख़ास तौर पर ये 7 से 8 ममालिक, मुस्लिम ममालिक जो डोनाल्ड ट्रंप से मिले हैं, अब संजीदगी ज़्यादा नजर आ रही है और हम इस मसले के हल के करीब पहुंच रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया जनाब। जैसा आपने फरमाया कि कई तजवीज़ है। डोनाल्ड ट्रंप साहब का इक़्तिदार तकरीबन मेरे ख्याल में 20 जनवरी में शुरू हुआ था 2025। अभी 10 महीना गुजरने के बाद अब सबसे पहला सवाल ये किया जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप 10 महीने के बाद अभी इनको गज़ा याद आ गए और गज़ा का जंग बंदी को ज़रूरी समझने लगा। पहला सवाल तो ये है। इस बात पे एक सवाल करना, यानी सवाल पैदा होता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को अभी याद आ गए, पहले नंबर 1। नंबर 2, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो अभी मुसलमान हुक्मरान और अरब हुक्मरानों को बुलाया है, जो तकरीबन मेरे ख्याल में 8 हुक्मरान थे मुस्लिम और अरब के। मेन सवाल जो मैं करना चाहता हूँ वो ये है, जिनका मसला है फ़लस्तीनियों का है, इस मीटिंग में कोई फ़लस्तीनी नुमाइंदा था ही नहीं है। मसला हमारा ही है, फ़लस्तीनियों का है, और हमारा कोई फ़लस्तीन की तरफ से कोई नुमाइंदा है भी नहीं है। हत्ता कि महमूद अब्बास साहब जो फ़लस्तीनी सदर है, बाकायदा वो एक दुनिया इनको रिकॉग्नाइज करते हैं कि वो फ़लस्तीनी अथॉरिटी का सदर है, इनको भी नहीं बुलाया, बल्कि ऊपर से इनकी अमेरिका पे आने पे पाबंदी भी लगाया गया है। पहले बात। तीसरी बात, ये जो नकात का जिक्र किया जा रहा है उस संजीदगी की बात है। मैं आपको बताऊं, देखिए इस पूरी नकात के अंदर सिर्फ फ़लस्तीनियों का एक फ़ायदा है कि शायद जंग बंद हो जाए। ये जो मौत मेरी आवाम के ऊपर, मेरी कौम के ऊपर मुसल्लत किया गया है, ये रुक जाएगा। बाकी जितनी भी निकातें हैं, 21 हो या 20 हो या कितने भी हो, इस तमाम निकात में कोई भी फ़लस्तीनियों की हक में नहीं है, ये मैं क्लियर आपको बता दूं। और तीसरी बात जो मैं उस तरफ आना चाहता हूं, देखिए इस निकात को डोनाल्ड ट्रंप इसी वक्त उसको याद इसलिए आया है क्योंकि इन्होंने जो देख लिया ना, जो लहर फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का लहर जो चल पड़ा है, बड़े बड़े ममालिक को ने फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर लिया, तो उन्होंने इस लहर को डाइवर्ट करने के लिए मेरी नज़र में और हमारी जितनी भी अरब तजिया निगार और सहाफ़ी का यही राय है कि इन्होंने डाइवर्ट करने के लिए दुनिया को, पूरा आलम को, कि इस चीज़ से कि फ़लस्तीन रियासत के जो रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, लोगों को डाइवर्ट मतलब इस मौजू से दूर करने के दुनिया को। क्यों भाई, आपने जो तजवीज़ पेश किया या आपने जो नकात 20 और 21 है, इसमें फ़लस्तीनियों का एक चीज़ मुझे बताइएगा जिसमें फ़लस्तीनियों का हक हासिल करना शामिल है। क्या इसलिए कि हमने 108 साल हमने कुर्बानियाँ दी है, 108 साल से हम इसराइल का जुल्म और सितम बर्दाश्त कर रहे हैं। साथ साथ ये भी बात आ रही है कि जनाब गज़ा का कंट्रोल टोनी ब्लेयर को दिया जाएगा। कौन? टोनी ब्लेयर, जो एक्स बरतानिया का वजीर आजम, यानी गज़ा को दोबारा फ़लस्तीन को अंग्रेज के कब्जा में बेच दिया जा रहा है। अच्छा, देखिए ना, बिल्कुल आप तो सही फरमा रहे हैं कि नुमाइंदगी होनी चाहिए। जलालुल फराह साहब, एक चीज आप समझते हैं कि नेतन्याहू ने आज अपनी तकरीर के आगाज पर अपनी नाकामी का इजहार किया, और सलूट है आप लोगों के हौसले का, क्योंकि आज भी पूरी दुनिया की जदीद टेक्नोलॉजी का दावेदार अपने यरगमालियों को नहीं छुड़ा सका, और ये वहां के लोगों की हिम्मत और हौसला है जो कायम रहा। लेकिन क्या ये जो तजावीज़ पेश की गई हैं, आप नहीं समझते इन्हीं में से कोई हल होगा? क्योंकि वहां पर जो शहादतें हो रही हैं, हम भी यही चाहते हैं और पूरी दुनिया जो भी दर्द दिल रखता है वो यही चाहता है कि ये शहादतें खत्म हो। आज जब ये बयानात दिए जा रहे हैं, वहां पर 40 से 50 लोगों को उसी वक्त शहीद भी किया जा रहा होगा, लेकिन इनमें से ही कोई हल निकलेगा। आपको मुमकिन हल सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है? क्या मुस्लिम ममालिक की अफवाज आ जाए, या कोई और हल आपको लगता है कि वो होना चाहिए? देखिए जनाब, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, लेकिन मैं आपका सवाल का जवाब 2 हिस्सों में दूंगा। सबसे पहले जिस बंदा का नाम आपने लिया, मैं इनका नाम लेना पसंद नहीं करता। इसका नाम नेतन्याहू नहीं है, इसका नाम है बच्चों का कातिल
इसका नाम है दहशतगर्द। मैं हमेशा हर प्रोग्राम जहां भी जाता हूं मैं कहता हूं इसका नाम यही रखो, दहशतगर्द, बच्चों का कातिल, मेरे बच्चों का कातिल, गज़ा के बच्चों का कातिल है। नाकामी तो है, बिल्कुल नाकाम हो गया। 2 साल में इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी और पूरा दुनिया उसका साथ थी, पूरे बड़ी आलमी ताकत थी, इनका साथ दे रहे थे, इसके बावजूद भी इन यरगमालियों को बाजियाब नहीं करा सका। नंबर 2, गज़ा के जो जंगजू है मुजाहिदीन ने इनको मुकम्मल शिकस्त नहीं दे सका। अलबत्ता ज़रूर इनको कमज़ोर किया गया है, लेकिन मुकम्मल इनको शिकस्त नहीं दिया है। नंबर 3, इन मुजाहिदीन को एहतियार डालना भी मजबूर नहीं कर सका। नंबर 4, गज़ा के अवाम के जो सब्र इस्तिकामत को तोड़ नहीं सका। नंबर 5, अपना आपको दुनिया के सामने एक दहशतगर्द के तौर पर पेश किया खुद को। अब ये पहला हिस्सा है इस जवाब का। दूसरा जो हिस्सा है, देखिए जनाब मोहतरम, हर कोई चाहता है कि इस वक्त मेरी आवाम के ऊपर, मेरी कौम के ऊपर जो मौत मुसल्लत है, जो जंग है, वो बंद हो जाए, रोक दिया जाए। इस वक्त जो गज़ा के अवाम भूख प्यास से मर रहे हैं, वो इनको खुराक और पानी मिल जाए। लेकिन हल इसका यही है, फ़लस्तीनियों को अपना हक मिलना चाहिए। हमारा मुतालबा, हम उस बात भी आमादा है, वही है जो 2 स्टेट सॉल्यूशंस। हालांकि हम इसराइल को, इस नाजायज रियासत को मानते ही नहीं है, इसका वजूद ही गलत है, लेकिन मजबूरी में क्योंकि उम्मत मुस्लिमा का हाल आपके सामने, हमारे साथ तो कोई है भी नहीं है। हम तो है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हम हजरत यूसुफ हो जिसको 57 भाइयों ने छोड़ दिया। हम यूसुफ है, हजरत यूसुफ का तो भाई 11 थे, हमारे तो 57 भाई है, हमें इन्होंने छोड़ दिया, इसलिए कि हम 2 स्टेट सॉल्यूशन भी आमादा है, तो इस पर हम आमादा है। अब उस पर हमारा अमल दरामद अगर हो जाए और फलस्तीनियों को एक खुद मुख्तार रियासत मिल जाए तो अमन होगा। लेकिन एक बात याद रखिए आपको और आपके नाज़रीन के लिए, जब तक फ़लस्तीनियों को अपना हुकूक हासिल नहीं होगा, आज़ाद रियासत हासिल नहीं होगा, मशरिक़ वस्ता में अमन कायम नहीं होगा। आज की तारीख याद रखिएगा। बिल्कुल ऐसे ही है और ये जल्द से जल्द मुमकिन होना चाहिए। बातें बहुत सारी हो गई, लेकिन अब भी वहाँ पर शहादतों का सिलसिला जारी है, वो भी रुकना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली के इजलास चल रहे हैं, इसमें नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी कह रहे हैं मुमकिन तौर पर 29 को होगी, तो अब मुआहिदा भी यहाँ पर साइन हो और ये जेनोसाइड रोका जाना चाहिए। जलाल अल-फरा फ़लस्तीनी सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको सुनाएंगे भारतीय मीडिया की चीखें। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात एक नया संगे मील अबूर कर रहे हैं और भारत में सफ़े मातम बिछी है। भारतीय मीडिया की चीखें आसमान को छू रही हैं। व्हाइट हाउस में अमेरिकी और पाकिस्तानी क़यादत की खुशगवार मुलाकात पूरी दुनिया की तवज्जो समेट चुकी है, लेकिन इसी मुलाकात ने भारतीय मीडिया को आग लगा दी है। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक मजमून छाया हुआ, इसमें लिखा गया है कि पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका की खारजा पॉलिसी में एक नुमाया तब्दीली आई है। ये 1971 के बाद अमेरिकी खारजा पॉलिसी में सबसे बड़ी तब्दीली है। पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकात, अमेरिकी सदर ट्रंप ने अपने कोट पर एक लड़ाका त्यारे की लेपल पिन लगाकर रखी थी। भारतीय मीडिया इसको भी पाकिस्तान भारत जंग से जोड़ने लगा, जिसमें पाकिस्तान ने भारत के राफेल समेत 6 त्यारे तबाह किए थे। वॉशिंगटन में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पुरजोश खैर मकदम किया, लेकिन भारतीय मीडिया की आंखों पर पड़े पर्दे इसे ये सब देखने ही नहीं दे रहे। भारतीय मीडिया मनफी बातें करके इस पुरजोश इस्तकबाल की अहमियत कम करने की कोशिश कर रहा है। खुद को और भारतीय आवाम को यह यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि ट्रंप की इन मुलाकातों का कोई ताल्लुक भारत के नाकाम ऑपरेशन सिंदूर से नहीं है। नाज़रीन, अमेरिकी और पाकिस्तानी क़यादत की मुलाकात दोस्ताना माहौल में हुई, 1 घंटा 20 मिनट तक जारी रही। इस मौके पर अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस और वजीर खारजा मार्को रूबियो भी शरीक थे, लेकिन मनफी जहनीत का मालिक भारतीय मीडिया कभी इस बात पर परेशान हो रहा है कि मुलाकात के बाद एलामिया क्यों जारी न किया गया, कभी इस बात पर तिलमिला रहा है कि दोनों मुल्कों के रहनुमाओं ने मुलाकात के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों न की, कभी इस बात की फिक्र कर रहा है कि जब पाकिस्तानी वजीर आजम और आर्मी चीफ व्हाइट हाउस पहुंचे थे तो उस वक्त ट्रंप मीडिया से क्यों गुफ्तगू कर रहे थे। इस मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म ऑफिस से एलामिया जारी हुआ, जिसके मुताबिक इलाकाई सलामती और दहशतगर्दी से निपटने के ताउन पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के शोबों में ताउन मजीद बढ़ाने पर जोर दिया, जबकि भारतीय मीडिया कहता है ट्रंप ने यह मुलाकात भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को चिढ़ाने के लिए की है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाक अमरीका तिजारती मुआहदे पर सदर ट्रंप से इज़हार तशक्कुर किया और उन्हें दौरा पाकिस्तान की दावत भी दे दी। अमरीकी कंपनियों के लिए ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मादनियात और तवानाई में सरमायाकारी की पेशकश भी सामने रखी गई। एक जानिब पाकिस्तान और अमरीका में तिजारत बढ़ाने की बातें हो रही हैं, दूसरी जानिब अमरीका भारतीय मसनूआत पर टैरिफ लगा चुका है। भारतीय मीडिया को एक तकलीफ ये भी है। शहबाज शरीफ ने उम्मीद जाहिर की कि डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे और ये रवाबित दोनों ममालिक के लिए यकसा मुफीद होंगे। बौखलाहट ज़दा भारतीय मीडिया ये तस्लीम कर रहा है कि इस मुलाकात ने आलमी सियासत में हलचल मचा दी है। नाज़रीन, अमेरिका जनूबी एशिया में पाकिस्तान को अपना शराकतदार समझता है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में भारत को इबरतनाक शिकस्त देकर पाकिस्तान अपनी अस्करी बर्तरी भी साबित कर चुका है। इसी वजह से अमेरिकी सदर ट्रंप की नज़र में पाकिस्तानी फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म की इज्जत कई गुना बढ़ चुकी है। यही बात भारतीय मीडिया से हजम नहीं हो रही है। नाज़रीन, यह है वो सूरत हाल जिस पर भारतीय मीडिया भी चीख रहा है और कामयाबी वही है जिस पर दुश्मन भी उसकी भी आवाज़ें आना शुरू हो जाएं। ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे इस वक्त जो आईसीसी की जानिब से पाकिस्तानी 2 प्लेयर्स और एक भारतीय प्लेयर को बुलाया गया है, उनसे क्या सवाल जवाब किए गए, इस पर बात एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत एशिया कप के फाइनल में पहुंच चुके हैं, मगर गुज़िश्ता मैचेस के दौरान पेश आने वाले वाक़यात की गूंज अब तक सुनाई दे रही है। सूर्या कुमार यादव के सियासी बयान पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से शिकायत के बाद न सिर्फ उन्हें सरजनिश का सामना करना पड़ा बल्कि जुर्माने की खबरें भी सामने आ रही हैं। दूसरी जानिब भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान को निशाने पर रख लिया। जरा के मुताबिक बीसीसीआई को हारिस रऊफ की जानिब से मद्दाहों की तरफ 6-0 का इशारा करने पर एतराज है, जबकि साहबजादा फरहान की 50 मुकम्मल करने के बाद बैट को अलामती अंदाज में गनफायर की शक्ल में लहराने पर भी भारतीय बोर्ड ने नाराजगी जाहिर की है। कहा जा रहा है कि इन दोनों वाकयात पर बाकायदा तहरीरी शिकायत आईसीसी को जमा करवाई गई। जरा के मुताबिक भारत के खिलाफ दूसरे मैच के फौरन बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इन दोनों पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खिलाफ बाज़ाब्ता शिकायत आईसीसी को भिजवाई, जिस पर कार्रवाई करते हुए आज कौमी क्रिकेटर हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान मैच रेफरी रिची रिचर्डसन के रूबरू पेश हुए। जरा का कहना है कि मैच रेफरी ने दोनों खिलाड़ियों से मुख्तलिफ सवाल किए। इससे कबल दोनों खिलाड़ी तहरीरी तौर पर भी अपने जवाबात जमा करवा चुके थे। इतलात के मुताबिक साहबजादा फरहान ने इल्जामात को मुस्तरद करते हुए अपने जश्न को पश्तून रिवायात से जोड़ दिया। उनका कहना था कि उनकी 50 का जश्न ना सियासी था और ना ही उसका हदफ भारत था, बल्कि यह खुशी मनाने का एक रिवायती अंदाज है जो पश्तून सकाफत में आम है। दूसरी तरफ जराए का कहना है कि मैच रेफरी रिची रिचर्डसन उस वक्त लाजवाब हो गए जब हारिस रऊफ से 6-0 के इशारे पर सवाल किया गया। हारिस ने जवाबन पूछा, आप या आईसीसी के नजदीक इस इशारे का मतलब क्या लिया जा रहा है और इस इल्जाम का सबूत क्या है जिस पर एतराज उठाया जा रहा है। इस पर वेस्ट इंडियन रेफरी कुछ देर खामोश रहे, फिर कहा, मुमकिन है आपका इशारा किसी और चीज की तरफ हो, जिस पर हारिस रऊफ ने बरजस्ता कहा, तो फिर आप ही बता दें मैं किस चीज की तरफ इशारा कर रहा था। मैच रेफरी ने इस्तफसार किया कि आपने इशारा बार बार क्यों किया, जिस पर हारिस का जवाब था, यह सिर्फ मद्दाहों के लिए था, इसके अलावा कुछ नहीं। इस तमाम सूरत हाल पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दुबई से हमारे स्पोर्ट कॉरेस्पॉन्डेंट अशरफ चौधरी। अशरफ चौधरी, ये बताइएगा, सूर्या कुमार यादव को भी बुलाया गया, हारिस रऊफ को भी बुलाया गया और उसके साथ साथ साहबजादा फरहान को भी आईसीसी की जानिब से बुलाया गया। क्या सवाल जवाब हुए और अब तक मुमकिन क्या फैसला या जुर्माना सामने आया है? इस तमाम सूरत हाल के हवाले से अब तक क्या है? जी जोक, पाकिस्तान और भारत की टीमों के दरमियान जो पहले मैच से ही एक सर्द जंग शुरू हो गई थी खिलाड़ियों के दरमियान। पहले तो सूर्या कुमार यादव ने टॉस पे हाथ नहीं मिलाया, फिर उसके बाद जब मैच उन्होंने जीता, मैच जीतने के बाद जिस तरह उन्होंने सियासत को मैदान में लेके आए, खेल के मैदान में, उस पर फिर पाकिस्तान टीम की इंतजामिया ने आईसीसी को शिकायत की थी कि सियासत का किसी तौर पर भी आईसीसी कवानीन के तहत खेल के मैदान में उसको नहीं लाया जा सकता। तो जिस पर आईसीसी ने एक्शन लिया। जब पाकिस्तान की दरखास्त गई सूर्या कुमार यादव के खिलाफ, उसकी स्टेटमेंट के खिलाफ एक्शन लेने के लिए, तो इंडियन क्रिकेट टीम के मैनेजर ने भी दूसरा जो T20 मैच खेला गया अगले इतवार को पाकिस्तान और भारत के दरमियान, और पाकिस्तान की जानिब से साहबजादा फरहान ने 1970 स्कोर करके जो एक गन का इशारा बनाया, और फिर उसके बाद जो फील्ड में खड़े थे हारिस रऊफ, उन्होंने जिस तरह शायकीन क्रिकेट उनको पीछे से आवाजें कस रहे थे, तो उन्होंने जिस तरह वो 6-0 करके इशारे करते रहे, इस पर मैच रेफरी ने जो भारतीय क्रिकेट टीम मैनेजमेंट है उसकी दरखास्त पर पाकिस्तानी दोनों खिलाड़ियों को भी तलब कर लिया था। गुज़िश्ता रोज तो सूर्या कुमार यादव गए थे और उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी और अपना बयान वहां पर रिकॉर्ड करवाया, और आज जो आईसीसी मैच रेफरी है रिचर्डसन, उनके सामने आई पाकिस्तान के दोनों
खिलाड़ी पेश हुए और उन्होंने तहरीरी तौर पर इसका जवाब दिया। साहबजादा फरहान की जानिब से वो जो जवाब पेश किया गया, जो जवाब दिया गया, जवाब रह गया, उसमें उन्होंने कहा कि हमारी पख्तून की ये रवायत है, जब भी हम कोई माइलस्टोन सेट करते हैं तो फिर हम खुशी में या हवाई फायरिंग करते हैं या इस तरह के स्लोगन बनाते हैं। तो इसमें तो मेरा इशारा किसी भारतीय खिलाड़ी की जानिब नहीं था, किसी ऐसा नहीं था। तो इसमें ये तो हमने माजी में भी भारतीय खिलाड़ी भी इसी तरह खेल के दौरान मुख्तलिफ एक्शन लगाते रहे हैं। तो ये जवाब पर तो आज जो साहबजादा फरहान है उनको तो क्लियर कर दिया गया, उनके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं लिया गया। जबकि दूसरी जानब जो हारिस रऊफ हैं, हारिस रऊफ ने जब 6-0 का इशारा किया या इस तरह किया तो उस वक्त भी मैच रेफरी और उनके दरमियान बहुत बात हुई, क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई। तो हारिस रऊफ ने कहा जी मैंने कौन सा 6-0 का क्या मतलब आप लेते हैं? तो उन्होंने कहा आप बताएं 6-0 का मतलब। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कि आप इस 6-0 का मतलब क्या ले रहे हैं। जिस पर हारिस रऊफ को उस बिना पर तो मेरा ख्याल तनबीह कर दी गई, लेकिन मैच के दौरान जब उन्होंने भारतीय खिलाड़ी की जानिब एक बॉल थ्रो किया था उस पर उनको मैच फीस का 30% जुर्माना किया गया है। लेकिन ये पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को भी इसकी इतला कर दी गई है, इसी तरह भारतीय क्रिकेट टीम के मैनेजमेंट को भी इस तमाम सूरत हाल की कर दिया गया है। और ये भी क्रिकेट हलकों में कहा जा रहा है कि ऐसा क्यों किया टीम मैनेजमेंट या आईसीसी की जानिब से, फाइनल से पहले ऐसी हियरिंग क्यों की गई? इससे तो दोनों टीमों के खिलाड़ी अंडर प्रेशर आ सकते हैं। खासतौर पर पाकिस्तान टीम तो 2 मैच भारत के हाथों हार चुकी है और पाकिस्तान टीम इस तरह अंडर प्रेशर होगी। लेकिन बताया ये जा रहा है कि इतवार के रोज एक और हाई वोल्टेज, बिल्कुल ऐसे ही है, इतवार के रोज एक और हाई वोल्टेज मार्का होगा और उम्मीद बहुत है। तीसरा बार है पाकिस्तान भारत मैच हो रहे हैं और पिछले 2 मैचों का बदला हमें इस फाइनल में लेना है। लेकिन जो फैसले अब तक किए गए वो बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से मैच से कबल या फाइनल से कबल इस तरह प्लेयर्स को बुलाना ये उनको अंडर प्रेशर कर सकता है। बहुत शुक्रिया, चौधरी अशरफ हमारे साथ मौजूद थे और ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।